बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमारा जो सेल वाला चैप्टर है उसका पार्ट 2 है ये। इसको अभी डिस्कस करेंगे कि एकेडमी के जो नोट्स हैं उनकी जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं उनको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी एमसीक्यूज का कोई आंसर जो है वो कौन सा आंसर है और क्यों वो वाला आंसर है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट आंसर। अगेन आपने इसको करना ये है कि अभी थोड़ी देर के लिए इस स्क्रीन को पॉज कीजिए यहाँ पर और इन एमसीक्यूज को खुद से एक दफा देखें कि आपके मुताबिक इनका कौन सा आंसर बनता है। देन वीडियो को रिज्यूम करके देखिएगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। तो हमने 54 एमसीक्यूज तक जो है ना वो पिछले पार्ट के अंदर कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक दफा उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनके एमसीक्यूज की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन यूकेरियोटिक सेल्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चंद एक फंक्शंस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं कि एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, दोनों ही स्मूथ भी और रफ भी, उन दोनों का काम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होता है। उन दोनों ने सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और जो राइबोसोम्स हैं दे आर प्रोटीन फैक्टरीज जिन्होंने प्रोटीन को बनाना है। इन्होंने ग्लाइकोसाइलेशन नहीं करनी, दीज आर नॉट गोल्जी बॉडीज। सिंथेसिस ऑफ लिपिड जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है दैट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Which of the following statement is incorrect regarding endoplasmic reticulum? Okay, plasma cells have rough endoplasmic reticulum in abundance. ये बात correct है क्योंकि उन्होंने प्रोटीन्स बनानी होती है। Rough endoplasmic reticulum is more abundant than smooth endoplasmic reticulum in adipose tissues. देखिए adipose tissues वो tissues होते हैं जिन्होंने फैट को accumulate करना है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो एडिपोज टिश्यू में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा अबंडेंट होंगे, रफ नहीं होंगे। तो ये चीज इसके बारे में इनकरेक्ट है। दिस विल बी योर आंसर। आगे रेड ब्लड सेल्स लैक बोथ आरईआर एंड एसईआर, यस दैट इज ट्रू। और हेपेटोसाइट्स हैव बोथ आरईआर एंड एसईआर, ये भी ट्रू है। तो बी जो है हमारे पास इसका आंसर होगा। A function that is not related to smooth endoplasmic reticulum, कौन सी चीज उसके साथ रिलेटेड नहीं है? कैल्शियम स्टोरेज उसने करनी है, स्टीरॉइड सिंथेसिस यानी कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में वो इन्वॉल्व होता है, मैकेनिकल सपोर्ट उसने प्रोवाइड करनी है, लेकिन एंजाइम सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। दिस विल बी योर आंसर। Which of the following organelle is associated with a single membrane? तो हमारे पास न्यूक्लियस में भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास इसमें एक मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन्स हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दैट हैज अ सिंगल मेम्ब्रेन। Which of the following function is performed by both types of endoplasmic reticulum? Okay, प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने करनी है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग में भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट दोनों काम करते हैं ये वाला। Which of the following organelle is responsible for the production of steroid hormone? तो अभी हम लोगों ने बात कर ली थी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्टीरॉइड हार्मोन को बनाने में या लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है वो। Which one of the following cell structure is involved in the synthesis of lipids? Again वही वाली चीज, लेकिन ये MDCAT 2015 का MCQs है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम ज्यादा स्पेसिफिक बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। The organelle involved in detoxification of drugs and poisons in the liver cell। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करना, इसके अलावा लिपिड को मेटाबोलाइज करना, इसके अलावा कैल्शियम को स्टोर करना, इन नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करने में हेल्प करना न्यूरॉन्स के अंदर, ये तमाम जो फंक्शंस हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस होती है। अच्छा जी, कौन सी चीज यहाँ पे आगे करेक्टली मैच्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनानी है तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। लाइसोसोम्स का ये काम होता है कि उन्होंने फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना है, ये भी करेक्टली मैच नहीं है। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं दे फॉर्म एस्ट्रल रे, ये भी हमारे पास मैच नहीं है। पेरोक्सिसोम जो होते हैं इन्होंने अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना है, ये हमारे पास जो है वो मैच नहीं है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसने कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करना है इन द स्किन, दैट इज करेक्टली मैच्ड।
लिपिड सिंथेसिस और लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ, अगेन वही वाली चीज है, लेकिन 2018 एमसीक्यूज उसमें एमडीकेट में रिपीट हुई है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2019 में भी सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पांसिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ, इसने लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करना है। अगेन सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया। Select the one which is not a function of smooth endoplasmic reticulum. Okay. Metabolism of lipids इसने करना है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस ये काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स भी ये काम करता है, लेकिन प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होता है ये गोल्जी बॉडीज का काम होता है, इसका काम नहीं है। दिस विल बी योर आंसर। Which of the following is not a product of endoplasmic reticulum in animal cell? लाइसोजाइम भी इनमें प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, स्टीरॉइड हार्मोन है, इनमें प्रोड्यूस होगा। सोडियम चैनल्स जो होते हैं ये भी उनमें प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी सिंथेज जो है ना, दैट इज चैनल प्रोटीन जो कि हाइड्रोजन को गुजरने के लिए रास्ता देता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनता है। तो एटीपी सिंथेसिस का आंसर होगा। गोल्जी ऑपरेटर्स के एमसीक्यूज को अगर देखें तो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब यहाँ पे हमने देखना है डीएनए रेप्लिकेशन राइबोसोम के जरिए तो नहीं होती। ओके। प्रोटीन सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने नहीं करनी। एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्रिस्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। देखिए क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्ड को बोला जाता है, उसने जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो करनी है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन उसने नहीं करनी। लेकिन गोल्जी ऑपरेटर्स जो होते हैं इन्होंने मॉडिफिकेशंस करनी है, इन्होंने प्रोटीन्स को जो है वो लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाकर लिपोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन्स बनानी है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स इज अ फंक्शन ऑफ, अभी अभी हम लोगों ने बात की गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो इस चीज को का फंक्शन परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ने रेस्पिरेशन करनी है, राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लाइसोसोम ने किसी भी पार्टिकल को इंगल्फ करके उसको तोड़ने का काम करना है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ये मॉडिफिकेशन करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने वैक्यूल्स या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाने, इन्होंने प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाने होते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम इसका प्रोडक्ट है। The transport of secretory proteins take place through organelle in which of the following order? ठीक है, हमारे पास जो सिक्रीटरी प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल से बाहर निकाली जाती हैं वो किस ऑर्डर में आती हैं? देखें जो प्रोटीन है वो बनती कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। तो हमने ना अगर इस तरह की ऑप्शंस आती हैं, सबसे पहले ये देखना है कि इस ऑर्डर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कौन सी ऑप्शन के अंदर है। हमने देखा कि बी वाली ऑप्शन जो है इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट में नहीं है, बाकी तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकती है, ये वाली ऑप्शन गलत होगी। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद फौरन से प्रोटीन आगे जाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, क्योंकि अगर हम एक न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनेगी, फिर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी, फिर आगे जाएगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन दो ऑप्शंस के अंदर है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में। आगे गोल्जी ऑपरेटर्स आ गया तो ये वाली ऑप्शन भी गलत होगी। अब ऑप्शन ए और सी को हमने देखना है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे गोल्जी ऑपरेटर्स के पास जाएगी प्रोटीन ताकि उसकी मॉडिफिकेशन हो, और देन गोल्जी ऑपरेटर्स एक सिक्रीटरी वेसिकल बनाएगा। तो दिस अरेंजमेंट, ए वाली अरेंजमेंट जो है ये हमारे पास एक ट्रू आंसर है। The cisternae break up into vesicles from dash and dash of Golgi complex. जो अलग अलग वेसिकल्स आकर जुड़ते हैं, हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक सिस्टर्नी बनता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो फेजेस होते हैं, एक फॉर्मिंग फेज है, दूसरा मैच्योरिंग फेज है। जो फॉर्मिंग फेज है दैट इज अ कन्वेक्स फेज, और जो मैच्योरिंग फेज होता है वो कनकेव फेज होता है, फेस होता है। तो जो गोल्जी ऑपरेटर्स का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मैच्योरिंग फेज होता है, मैच्योरिंग फेज से जो वेसिकल्स हैं वो टूट के निकलते हैं, लेकिन वो कन्वेक्स नहीं होता, वो कनकेव होता है। तो दिस विल बी योर राइट आंसर, और ये एमडीकेट 2018 का क्वेश्चन है। विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल सिक्रीशन? कौन सा सेल ऑर्गेनेली सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो भाई ये स्ट्रेट अवे आंसर इसका गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी बॉडीज, इन्होंने सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाकर सेल से बाहर निकालनी है। Which of the following organelles are involved in the synthesis of plant cell wall? अब यहाँ पे ना प्लांट के सेल वॉल के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली उनमें सेंट्रियोल जो है वो नहीं होते, तो सेल वॉल को बनाने के लिए फ्रेगमोप्लास्ट एक चीज बनाई जाती है कि गोल्जी ऑपरेटर्स टूटते हैं, उनके वेसिकल्स बनते हैं, वो दरमियान में आके अरेंज होते हैं, और एक हमारे पास वेसिकल बनता है, काफी बड़ा सा वेसिकल बन जाता है जो कि साइटोकाइनेसिस करवाता है, उसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो गोल्जी ऑपरेटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होता है।
Which of the following does not originate from Golgi complex? Okay, लाइसोसोम इससे ओरिजिनेट करते हैं, प्रोक्सोसोम भी करते हैं, ग्लाइकोक्सिसोम भी उससे ओरिजिनेट करते हैं, तो all originate from Golgi complex. This is the answer. फ्रेगमोप्लास्ट इज एसोसिएटेड विद, अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की है कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। लाइसोसोम की बात करें, which of the following organelle is most abundant in those animal cells which exhibit phagocytic activity? तो बेसिकली फेगोसाइटोसिस जो है वो लाइसोसोम्स नहीं करनी है, उन्होंने सेल्स को सेल के अंदर कंपोनेंट जो आएगा उसको इंगल्फ करके उसको तोड़ने का काम करना है। It is a disease characterized by the accumulation of lipids in the brain cells leading to mental retardation and even death. जो स्टोरेज डिजीजेज होती हैं कि लाइसोसोम ने जिन चीज़ों को मेटाबोलाइज करना है, उनको तोड़ना है, उनको कैटाबोलाइज करना है, अगर लाइसोसोम में उन चीज़ों को तोड़ने के लिए एंजाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो नहीं होता, तो लाइसोसोम उनको तोड़ नहीं पाता, वो चीज़ें अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। टे सेक डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्रेन के सेल्स के अंदर फैट या लिपिड के मॉलिक्यूल जमा होना शुरू हो जाते हैं और इवेंचुअली इट लीड्स टू डेथ. Tay-Sachs disease occur when cells are unable to produce an enzyme leading to build up to a certain lipid in cell. Which cell structure would not function correctly resulting in the disease? तो सेल का कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि करेक्टली फंक्शन नहीं कर रहा? हम लोगों ने अभी भी बात की, लाइसोसोम जो है वो करेक्टली फंक्शन नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई जो Tay-Sachs डिजीज अब होती है। These structures are involved in the breakdown of old organelles. कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ओल्ड ऑर्गेनेली या ऑटोफेगी के लिए इन्वॉल्व होता है? लाइसोसोम्स ये काम करते हैं कि ओल्ड जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो बिल्कुल खराब हो चुके ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो अपना काम सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लाइसोसोम उनको इंगल्फ करता है। लाइसोसोम जो है इस टाइम पे कन्वर्ट होगा ऑटोफेगोसोम में, एंड दैट ऑटोफेगोसोम इज बेसिकली द सेकेंडरी लाइसोसोम, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा लाइसोसोम का। प्राइमरी तब होता है जब वो गोल्जी वेसिकल से या गोल्जी बॉडी से टूट कर निकलता है। सुसाइडल बैग्स आर अगेन लाइसोसोम की बात हो रही है, पेरोक्सिसोम ने पेरोक्साइड बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, तो लाइसोसोम जो होते हैं ये सुसाइड करवाते हैं सेल की। प्लास्टिड की अगर बात करें, which of the following eukaryotic organelle has symbiotic origin with bacteria? देखें, जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए, इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी बैक्टीरिया वाले ही राइबोसोम्स होते हैं। तो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ फील होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिजेंबल्स विद, क्लोरोफिल के अंदर जो हीम पोर्शंस होते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ रिजेंबल करते हैं। क्लोरोफिल में हीम पोर्शन के दरमियान में एक मैग्नीशियम का एटम मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन का बाइवेलेंट केटाइन होता है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है, वरना जो है ये हीम पोर्शन जो है हीमोग्लोबिन का क्लोरोफिल का पार्ट जो है वो सेम होता है। Which of the following statement is incorrect? Okay, CO2 fixation occurs in stroma, बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ऐसा होता है। जो क्लोरोप्लास्ट हैं दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, बिल्कुल सही है, बिकॉज उनका डीएनए अपना होता है, उनके अंदर राइबोसोम भी 70s वाले होते हैं। इंटरग्रेनम इज फोटोसिंथेटिक। देखिए इंटरग्रेनम क्या होता है, अगर आप एक क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं उसमें काफी ज्यादा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स आपस में जुड़कर एक ग्रेनम बनाती हैं, इन ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरग्रेनम। ये ग्रीन नहीं होता, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, एंड दैट इंटरग्रेनम इज नॉट फोटोसिंथेटिक। यहाँ भी लिखा हुआ है कि इट इज फोटोसिंथेटिक, तो ये ऑप्शन गलत होगी, मतलब ये हमारा आंसर है। Which statement is correct about mitochondria and chloroplast? दोनों के अंदर अपना डीएनए होता है, दोनों के अंदर राइबोसोम होते हैं जो 70s वाले राइबोसोम्स होते हैं, और ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज हैं, इनको सेल के बाकी तमाम फंक्शंस की जरूरत नहीं होती अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, ये करेक्ट नहीं है, they can. 70s ribosome is attached with the inner membrane of mitochondria and chloroplast, ये बात बिल्कुल सही है, उन दोनों में 70s राइबोसोम जो होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया आर सिंगल मेम्ब्रेन, नहीं, दोनों डबल मेम्ब्रेन होते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेम इन सेल, नहीं, ये सेल की जरूरत के मुताबिक अपना नंबर इंक्रीज करते रहते हैं। Among following which cellular organelle contains circular DNA similar to found in bacteria? तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो डीएनए, उस तरह का डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक डीएनए होता है। ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स डैश ग्रेनम, ये एक याद करने वाला सवाल है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, लेकिन 40 to 60 ग्रेनम जो है एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं।
वैक्यूल के बारे में अगर बात करें, डैश प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल प्लांट सेल एंड कंट्रीब्यूट्स टू द टर्जिडिटी ऑफ लीव्स एंड यंगर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो एक प्लांट के अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो पानी को इनटेक करके सेल को टर्जिड करता है, तो वैक्यूल ने ये वाला काम करना है, उसने पानी को अपने अंदर स्टोर करना है। What is the specific name given to the biological membrane that surrounds vacuole? वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, एंडो मेम्ब्रेन भी नहीं है, प्लाज्मा लीमा भी नहीं है, टोनोप्लास्ट उसका नाम होता है। That is the right answer. Presence of large central vacuole is characteristic of, जो प्रोकैरियोट है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ही नहीं होते। फंगस के अंदर ये लार्ज वैक्यूल दरमियान में मौजूद नहीं होता। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। which of these is solely present in plant cell body? कौन सी ऐसी चीजें जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाई जाती है? प्रोक्सिसोम्स डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के अंदर होते हैं, साइटोस्केलेटन मौजूद होते हैं यूकेरियोट्स में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, लेकिन सेंट्रल वैक्यूल, एक सेल के दरमियान में एक बड़ा सा वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है। द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, हम लोगों ने पहले भी बात कर ली, लेकिन ये 2 दफा एमसीक्यूज ये वाला रिपीट हो चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ आए, which of the following cell organelle can be viewed with the help of high power light microscope? माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ा होता है, दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हाई पावर लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए भी देख सकते हैं, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पेश आती। इट इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ एटीपी सिंथेज इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को बनाते हैं ना, सपोज करते हैं दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स है, एक इनर मेम्ब्रेन है दूसरी आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसके ऊपर हमारे पास कुछ F1 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटीपी सिंथेज, इनका दूसरा नाम एटीपी सिंथेज होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। Which of the following structures is involved in the oxidative phosphorylation? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगेन एक दफा उसको अगर हम ड्रॉ कर लें, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। इन 2 मेम्ब्रेन्स का काम क्या होता है, एक दफा मैं ये काम आपको बता देता हूँ ताकि अगले आने वाले एमसीक्यूज काफी आसान हो जाएं। उससे पहले एक दफा इसको पॉज करके आप लोग खुद से एमसीक्यूज का आंसर करके देखें। अगर तो आपको आंसर जो है वो सारे सही आते हैं, मतलब उसके बाद में चेक कर लीजिएगा आपका आंसर जो है वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एटीपी सिंथेज है। नॉर्मली जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है ना, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर होती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के नतीजे में हमारे पास NADH और FADH2 प्रोड्यूस होते हैं। इन्होंने जब इनकी ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में हाइड्रोजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजा जाएगा और वो इनर मेम्ब्रेन में से गुजर कर वापस आएंगे। तो इनकी ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है, इनकी ऑक्सीडेशन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कह रही है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इनकी ऑक्सीडेशन करती है। क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। हम लोगों ने अभी बात कर ली इसके बारे में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज मोर अप्रोप्रिएट टू स्टडी माइटोकॉन्ड्रिया? रेड ब्लड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। मेसोफाइल सेल्स हैं, दे आर अप्रोप्रिएट टू स्टडी क्लोरोप्लास्ट। इकोलाई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते। मसल सेल के अंदर क्योंकि एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे ज्यादा मौजूद होंगे। मसल सेल इज द आंसर। In mitochondria, small knob-like structures called F1 particles are found in. Again, हमने बात की कि जो F1 particles हैं वो inner membrane के ऊपर मौजूद होते हैं। MDK 2014 का सवाल है। Which organelle is bound by 2 membranes? राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लाइसोसोम के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोलस के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक ज्यादा डार्क कलर एरिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। The inner membrane of mitochondria forms extensive foldings, जिनको हम लोग ये जो extensive foldings है, हमने पिछली स्लाइड में भी बात की थी, इनको हम लोग क्रिस्टी का नाम देते हैं। सिस्टर्नी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस की मेम्ब्रेन्स का नाम होता है। फंक्शनली मेसोसोम्स कैन बी कंपेयर्ड विद, मेसोसोम कहां पर होते हैं, मेसोसोम होते हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट की जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करके आ जाती है और उसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से वो काफी ज्यादा रिजेंबल करती है। तो फंक्शनली मेसोसोम्स होते हैं, दे आर क्लोज टू माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनेली इन्वॉल्वड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, हम लोगों ने पहले बात कर ली कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं।
इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्ड्स बनी हुई होती हैं जिनको हम लोग क्रिस्टी का नाम देते हैं। ओके, विच ऑर्गेनेली इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगेन ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, लेकिन पास्ट पेपर का सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया। फिंगर लाइक इनफोल्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन एमडी कैट 2019 में रिपीट हुआ है। The structure in double membrane bound organelle primarily involved in ATP generation through cellular respiration। तो हमने बात की थी कि ATP सिंथेज नाम का एक एंजाइम है जिसने, अब उसके नाम से ये अंदाजा लग रहा है कि उसने ATP जनरेट करने हैं, और उनका दूसरा नाम क्या होता है? F1 particles। F0 F1 particles is another name of not ATP synthetase। ATP synthetase नहीं है, ATP synthase एंजाइम है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस इज विजिबल इन, जो न्यूक्लियोलस है या न्यूक्लियस है, ये ओवरऑल ये इंटरफेस के अंदर ही विजिबल होता है। जब सेल डिवाइड कर रहा होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, तो उसके बाद हमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस नजर नहीं आता। Which of the following organelle have a continuous connection with nuclear membrane? तो हम लोगों ने अभी एक दो स्लाइड्स पहले भी बात की थी कि न्यूक्लियस जो होता है ना, उसके बिल्कुल साथ हमारे पास एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं। दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाद आगे से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब वो स्टार्ट होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर होगा। It precisely describes the function of nucleoli। जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड एरिया होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसका फंक्शन ये होता है कि उसने राइबोसोमल आरएनए बनाना है। ट्रांसक्रिप्शन के जरिए राइबोसोमल आरएनए बनेगा, और राइबोसोमल आरएनए से अल्टीमेटली राइबोसोम बनेंगे इसी से। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ये काम नहीं है इसका, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोमियर भी इसका काम नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम इसका काम है। ऑप्शन सी जो इसका आंसर है। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, तो अगेन जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर ये सिंथेसाइज होते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियर पोर आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल डिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज रेड ब्लड सेल्स। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनमें बहुत कम, उनमें 1 to 2 जो नॉर्मली हमारे पास पोर्स हैं वो होते हैं। although this MCQs is not correct, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो उनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स हैं वो नहीं होंगे। मगर एक डिफरेंशिएटेड सेल जो होता है उसमें बहुत कम न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, और जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर पोर्स हैं, अबाउट 30,000 न्यूक्लियर पोर्स हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन ये एमसीक्यूज गलत है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स हैं दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन, जो राइबोसोमल आरएनए है ये कहां पे बनता है? अगेन ये एमडी कैट का एमसीक्यू है, दैट इज व्हाई रिपीट हो रहा है। द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ यूकेरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो डीएनए भी पाया जाता है दोनों में, राइबोसोम भी होते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है। न्यूक्लियस जो है वो यूकेरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। इट मेक्स न्यूक्लियोलाई ड्यूरिंग इंटरफेस, कौन सी चीज जो है वो न्यूक्लियोलाई बनाती है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये न्यूक्लियोलाई बनाती है ड्यूरिंग इंटरफेस। ये क्रोमोसोम के अंदर एक पार्ट होता है जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बिगर देन यूकेरियोटिक सेल्स गलत है, प्रोकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व्ड बिफोर यूकेरियोटिक सेल्स ये बात ट्रू है। यूकेरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स डू ये गलत आंसर है। यूकेरियोटिक सेल्स आर सिंपल, ये बात गलत है, इसका आंसर जो बी होगा। What is the main difference between prokaryotes and eukaryotes? इनके अंदर न्यूक्लियस हेड नहीं होता, prokaryotes कैन नॉट अंडरगो सेल डिवीजन, नहीं भाई ये बात ही गलत है। प्रोकैरियोट्स हैव नो डीएनए, ये भी बात गलत है। प्रोकैरियोट्स हैव नो साइटोसोल, ये भी बात गलत है। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव इंटरनल मेम्ब्रेन्स, ये बात जो है जो है हमारे पास मेन डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन तो है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन तो है, लेकिन इंटरनल मेम्ब्रेन्स नहीं है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स जनरली हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन कॉमन? इनमें कौन सी चीज कॉमन होती है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन और म्यूरिन की बनी हुई होती है। लीनियर जीनोम यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स दोनों के अंदर होता है।
द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज, उनकी जो सेल वॉल है वो उनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है ये काफी यूनिक होती है। ऐसा फील होता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो पूरी की पूरी सेल वॉल बना रहा है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से बनी हुई सेल वॉल होती है, और इस सेल वॉल का बड़ा स्पेसिफिक नेम होता है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इस सेल वॉल को हम लोग सेक्यूलस का नाम देते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन इज अ स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वॉल इन, अभी भी हम लोगों ने बात की, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, बैक्टीरिया में होता है। डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट्स इज, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए मॉलिक्यूल है, एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होगा, एक सिंगल क्रोमोसोम होगा, लेकिन वो सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होगा, नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। अगर वो हम कहें कि मेम्ब्रेन बाउंड है तो ये चीज गलत हो जाती है, नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन होगा, तो दिस ए इज द आंसर।